और इससे आपको बोर्ड के पेपर में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, डेट इज फॉर श्योर। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आता है? डिमांड डिपॉजिट में दोस्तों दो तरह के डिपॉजिट आते हैं, एक का नाम है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, दूसरे का नाम है करंट अकाउंट डिपॉजिट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सेल्फ रिलायंस डज नॉट इंक्लूड। सेल्फ रिलायंस में क्या नहीं आता है? आई रिपीट, सेल्फ रिलायंस में क्या नहीं आता? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सेल्फ रिलायंस में हमारी डिफेंस आइटम का इंपोर्ट नहीं आता है। फूड मंगाना हमारा सेल्फ रिलायंस था, ठीक है। वो सामान हम खुद बना लें जो हम पहले बाहर से मंगा रहे हैं, वो भी सेल्फ रिलायंस है, ठीक है। और फॉरेन वाले हमारे पॉलिसीज में इंटरफेयर ना करें, ये भी हमारा सेल्फ रिलायंस ही है, ठीक है। लेकिन डिफेंस आइटम का कोई जिक्र नहीं है सेल्फ रिलायंस में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बोरोइंग्स इन गवर्नमेंट बजट इज डैश। ओके, बोरोइंग्स को हम क्या कहते हैं? सबको पता है, फिस्कल डेफिसिट। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फिस्कल डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय डैश। ओके, क्रेडिट क्रिएशन को कौन डिटरमाइन करता है? क्या इसको सीआरआर डिटरमाइन करता है, इनिशियल डिपॉजिट डिटरमाइन करता है, एसएलआर डिटरमाइन करता है, या ऑल ऑफ द अबव? सब करते हैं भाई, क्योंकि सीआरआर, एसएलआर और कुछ चीजें मिला के हमारा एलआरआर आता है, जो कि मेन कंपोनेंट है क्रेडिट क्रिएशन को अफेक्ट करने वाला, और इनिशियल डिपॉजिट अफेक्ट करता ही करता है। मेनली हमारे क्रेडिट क्रिएशन को अफेक्ट करने वाले दो चीजें हैं, एक का नाम है एलआरआर और एक का नाम है हमारा इनिशियल डिपॉजिट, या जिसको हम प्राइमरी डिपॉजिट भी कहते हैं। यहाँ पे एलआरआर मिसिंग है, तो एलआरआर के दो मेन कंपोनेंट, इसके अलावा और भी होता है, जिनमें से सीआरआर, एसएलआर यहाँ पे मेंशन कर गया, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर रहेगा हमारा। तो फोर्थ का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, द मेजर कॉज ऑफ डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ओके, ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडियन हैंडीक्राफ्ट क्यों डिके हुए? तो उसके रीजन की बात करी गई है। पहला, लो प्राइस मशीन गुड्स, बिल्कुल सही है। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। फिफ्थ का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनमें से कौन सा कैपिटल अकाउंट में नहीं आता? इक्विटी कैपिटल, गिफ्ट रेमिटेंस एंड ग्रांट्स, गवर्नमेंट एड, सेल ऑफ शेयर्स। इनमें से कौन सा नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 कि इनमें से कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज़ नहीं नोट हो सकती। तो दोस्तों इसके अंदर जो कैपिटल अकाउंट में चीज़ नहीं नोट हो सकती उसका नाम है गिफ्ट रेमिटेंसेज एंड ग्रांट्स। गिफ्ट रेमिटेंसेज एंड ग्रांट्स कभी भी कैपिटल अकाउंट में नोट नहीं होती, ठीक है। ये हमेशा करंट अकाउंट का पार्ट है, ये आप ध्यान रख के चलेंगे, क्योंकि ये यूनिलेटरल है। यूनिलेटरल मीन्स वन साइडेड है, आप चंदे के रूप में दे रहे हैं, तो चंदे वाली चीज़ें कैपिटल अकाउंट में नोट नहीं होती, ध्यान रख के चलेंगे। अगला हमारे सामने आता है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज। ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था इंडिपेंडेंस के टाइम पे? तो 7th का दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है 218, 218 इसका आंसर रहेगा, 218 पर 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1 साल से कम बच्चों की उन संख्या को नोट करता है, 1000 में से हम कैलकुलेट करते हैं, जिनकी मृत्यु 1 साल की उम्र से पहले हो जाती है, मतलब दोज हु डाइड बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, वो हमारा कहलाता है दोस्तों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, एलआरआर 10% है, मनी मल्टीप्लाई कितना होगा? बड़ा सिंपल सा है, 1/LRR, सब लोग जानते हैं क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, 1/10 × 100, परसेंटेज का साइन हटा के इंटू 100 करूंगा तो आ जाएगा दोस्तों 10 टाइम्स। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 9, पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप बाय अमर्त्य सेन वॉज नेम्ड एज। और ये क्वेश्चन हमारा दूसरे सैम्पल में भी था, काफी इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन के इंडेक्स को हम लोग सेन इंडेक्स के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। 9th का है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेज इन दी डैश। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट किस सेंस में हमेशा बैलेंस होता है? अकाउंटिंग सेंस में, इकोनॉमिक सेंस में, फाइनेंशियल सेंस में, या फिजिकल सेंस में? तो इसका दोस्तों सही आंसर है हमारे पास अकाउंटिंग सेंस, ध्यान रख के चलेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस होता है, इसका मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल मुझे इक्वल लाना पड़ता है, इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग अकाउंटिंग सेंस, ये ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों हमारे सामने, लैंड सीलिंग क्या होती है? व्हाट इज लैंड सीलिंग? तो ऑप्शन हमारे सामने काफी है, फिक्सिंग द मैक्सिमम लैंड साइज ऑफ that could be owned by a owner, abolition of intermediaries, portion of agriculture produce sold in the market, none of the above। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, that is fixing the maximum size of land owned by a owner। एक ऑनर कितनी लैंड मैक्सिमम ऑन कर सकता है उसको कहते हैं लैंड सीलिंग। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों, व्हेन US डॉलर एक्सचेंज फॉर ₹65 इंस्टेड ऑफ ₹72 अर्लियर, डोमेस्टिक करेंसी शोड है। ओके, पहले डॉलर 72 का था, अब 65 का हो गया, तो ये डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा, दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन।
क्वेश्चन नंबर 13, द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों 13 का, ह्यूमन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 इज डैश। 3-fold क्लासिफिकेशन भी है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग भी है, इंडस्ट्रियल कंसेशन भी है, सारे हैं, ऑल ऑफ द अबव रहेगा दोस्तों हमारा 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन 15 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू अ स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिख रहा है, मुझे तो लग रहा है कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पढ़ लेता हूँ। सप्लाई ऑफ मनी इज अ फ्लो वेरिएबल, गलत, स्टॉक वेरिएबल है। सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड कैश रिजर्व और बैंक, कभी नहीं आता। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू बैंक मनी, नहीं होती बिल्कुल भी। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, 15 का रहेगा दोस्तों ए। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर डैश। ओके, आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रिलेटेड कंसेप्ट बट नॉट आइडेंटिकल। रिलेटेड है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, थोड़े से भिन्न है, अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं दोस्तों हमारे सामने। ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट द आरबीआई डिसाइड टू बाय बैक इंडियन करेंसी, दिस इज अ केस ऑफ डैश। ओके, ये दोस्तों हमारा केस रहेगा मैनेज फ्लोटिंग का, या ध्यान रख के चलेंगे, ये हमारा केस है मैनेज फ्लोटिंग का। आरबीआई की जिम्मेदारी है कि वो फॉरेन करेंसी की रेट को फिक्स करके चले या लिमिट तक रख के चले। जब वो लिमिट क्रॉस होने की बारी आ जाती है तो आरबीआई उस लिमिट को इंश्योर करने के लिए अपनी तरफ से या तो डॉलर की सप्लाई कर देती है या अपनी तरफ से डॉलर की डिमांड कर देती है एक्सेस अमाउंट में, ताकि वो लिमिट वहीं की वहीं रुक जाए, डॉलर उस लिमिट को पार ना कर पाए। ऊपर जा रहा है बहुत ज़्यादा, डॉलर बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा तो आरबीआई सप्लाई कर देगा ताकि डॉलर का रेट नीचे आ जाए। नीचे जा रहा है डॉलर तो आरबीआई डिमांड कर देगा ताकि डॉलर का रेट थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो आरबीआई की जिम्मेदारी है कि वो डॉलर की रेट को लिमिट्स के अंदर ही रखे। तो आंसर आएगा दोस्तों मैनेज फ्लोटिंग, 17 का आंसर है दोस्तों सी, मैनेज फ्लोटिंग। नेक्स्ट, टू रिड्यूस सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी आरबीआई या सेंट्रल बैंक डैश। ओके, क्या करता है, मनी सप्लाई रिड्यूस करनी है दोस्तों हमें। मनी सप्लाई रिड्यूस करने के लिए हमें सीआरआर को बढ़ाना पड़ेगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। सीआरआर बढ़ा दीजिए, सीआरआर बढ़ा दीजिए, अपने अपनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। सीआरआर हमारा होता है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो एक्चुअली में वो प्रोपोर्शन है जो बैंक आरबीआई के पास मेंटेन करके रखता है, अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास मेंटेन होता है, जिसको हम सीआरआर कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। अगर डिपॉजिट ज्यादा मेंटेन करूंगा तो बैंक के पास कम बचेगा, वो कम से कम लोन दे पाएगा और मनी सप्लाई अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं दोस्तों हमारे सामने। डैश इज बेटर इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। ओके, इनमें से कौन सा इंडिकेटर अच्छा है डेवलपमेंट का। तो इनमें से आंसर रहेगा दोस्तों हमारा 19 का सी पार्ट, रियल पर कैपिटा इनकम। रियल पर कैपिटा इनकम बेटर इंडिकेटर है डेवलपमेंट का। रियल पर कैपिटा इनकम का मतलब एक इंसान के हिस्से में कितना आ रहा है या एक इंसान की कितनी परचेजिंग पावर है, ये शो करता है कि देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आंसर रहेगा दोस्तों सी पार्ट, रियल पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट, एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ अ करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डैश। ओके, एक्सचेंज रेट जो होता है वो किसी और करेंसी की टर्म में फिक्स होता है। $1 ₹50, तो यहां डॉलर और रुपी दो करेंसी का कंपैरिजन हो रहा है, इसी को कहते हैं एक्सचेंज रेट। तो 20 का आंसर रहेगा दोस्तों हमारे पास बी पार्ट, दैट इज अनदर करेंसी। उसके बाद द गोल्डन रेवोल्यूशन वाज अ पीरियड ऑफ वेरी हाई प्रोडक्टिविटी इन डैश। ओके, गोल्डन रेवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है, सब लोग जानते हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन दोस्तों रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर से, ध्यान रखेंगे। गोल्डन रेवोल्यूशन दोस्तों रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर में हमारे फ्रूट, वेजिटेबल, इन सबका प्रोडक्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट में भी डैश। ओके, ट्रांसफर पेमेंट में क्या क्या आ सकता है, इसमें ग्रांट एंड कैश फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट आ सकता है, ट्रांसफर है ये भी। कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल आ सकता है, डोनेशन बिल्कुल आ सकता है, सबके सब ग्रांट ही हैं, ऑल ऑफ द अबव, टेंशन खत्म। 23, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग, पीसी महालानोबिस, प्रशांत चंद्र महालानोबिस, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति पीसी महालानोबिस, ध्यान रखे चलेंगे। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग पीसी महालानोबिस। 23 का सी रहेगा दोस्तों हमारे सामने। क्वेश्चन 24 की ओर चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप इज कॉल्ड डैश। ओके, जब मैं बहुत तरह की वैरायटी ऑफ क्रॉप उगाता हूं, एक ना उगा के बहुत सारी उगाता हूं, इसको कहते हैं दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। आई रिपीट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इसका सही आंसर है। 24 का आंसर रहेगा दोस्तों बी पार्ट, अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद सेक्शन बी की ओर चलते हैं। असर्शन रीजन हमारे सामने आ चुका है, स्टेटमेंट है 2, ठीक है, देखते हैं ट्रू है फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको। चलिए 25 का दोस्तों हमारे पास पढ़ते हैं स्टेटमेंट में। फीस, फाइन, ग्रांट, डोनेशन, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज इज एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रिसीप्ट, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। दीज रिसीप्ट डू नॉट
create any corresponding liability and these receipts do not cause any reduction in the asset of the government। बिल्कुल सही, ये हमारी सारी की सारी रिवेन्यू रिसिप्ट है और इनसे ना तो एसेट और लाइबिलिटी इनमें से कोई इफेक्ट नहीं होगी चलती दोस्तों। तो स्टेटमेंट नंबर ए हमारा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों करेक्ट है, तो ए वाला पार्ट करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की था असर्शन रीजन है यहाँ पर। असर्शन में है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर सफर ड्यू टू पार्टीशन। ओके, उसके बाद रीजनिंग, अ साइजेबल प्रोपोर्शन ऑफ अनडिवाइडेड कंट्रीज हाईली इरिगेटेड एंड फर्टिलाइजर्स लैंड वेंट टू पाकिस्तान। इसका मतलब काफ़ी सारी हमारी फर्टाइल लैंड पाकिस्तान में चली गई थी, ऐसा इनका कहना है। बिल्कुल सही बात है। 26 का भी दोस्तों ए पार्ट है। एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है पार्टीशन के बाद, क्योंकि पंजाब जो पूरा था पहले, जिसमें आज के टाइम में पाकिस्तान भी काफ़ी सारा, पाकिस्तान में भी पंजाब आता है, तो पंजाब वैसे भी हमारे इस इंडिया का मोस्ट फर्टाइल रीजन है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और इंडिपेंडेंस के बाद मैक्सिमम प्रोपोर्शन पंजाब का चला गया पाकिस्तान में, इसलिए बहुत सारी लैंड कहाँ चलेगी, पाकिस्तान में चलेगी, तो इससे नुकसान तो हमारा हुआ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 असर्शन रीजन है। ध्यान से देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। असर्शन में लिखा गया है कमर्शियल बैंक लैंड मनी मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व विद द आरबीआई। जितना कैश रिजर्व होता है उसका कई गुना पैसा क्रिएट करता है या लैंड करता है। बिल्कुल सही लिखा गया है। बी रीजनिंग में आपको बता रखा है कि डिमांड डिपॉजिट आर इक्वल टू कैश डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। ये थोड़ा गलत है। डिमांड डिपॉजिट वो पैसा है जो आप लोगों ने बैंकों में जमा कराया है, बैंक उस पैसे को यूज करके लोन क्रिएट करता है और उसके पास कम से कम पैसा बचता है। तो जितना डिमांड डिपॉजिट मैंने जमा कराया बैंक के पास, उतना कैश के रूप में कैसे हो सकता है, बैंक ने तो किसी और को दे दिया। तो ये जो रीजन है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा कि असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। ध्यान रखेंगे, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, सी पार्ट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 में से जो करेक्ट पेयर है, आमने सामने जो करेक्ट पेयर है वो बताना है कौन सा है, ए बी सी या डी। तो दोस्तों के अंदर सी वाला पेयर बिल्कुल करेक्ट है, जिसपे है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमारी डेबिट आइटम है और करंट अकाउंट में नोट करी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब करंट अकाउंट की डेबिट साइड में इसको नोट करा जाएगा, क्योंकि मैं सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहा हूं, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 असर्शन रीजन है दोस्तों हमारे सामने। असर्शन लिखा है इफ एन इंडियन बायज अ यूके कार कंपनी इट एंटर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एज डेबिट आइटम। कोई भी इंसान अगर इंडिया का बाहर कंपनी खरीदता है फॉरेन कंट्री में, तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखी जाएगी डेबिट साइड में। आप लोग जानते हैं जब भी एसेट क्रिएट करे जाएंगे डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में इनकी एंट्री करी जाती है। उसके बाद बी वाले पार्ट में लिखा है, रीजन में बता रखा है सेल ऑफ एसेट लाइक सेल ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी टू अ चाइनीज कस्टमर इज अ क्रेडिट आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट। जब भी आप अपने एसेट रिड्यूस करते हैं, शेयर बेचते हैं, तो एसेट रिड्यूस हो जाते हैं हमारी कंट्री के, तो ये हमारे क्रेडिट साइड में आता है कैपिटल अकाउंट की। स्टेटमेंट तो दोनों दोस्तों बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों, लेकिन इनका कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एक हम लोग बेचने की बात करें, एक हम लोग खरीदने की बात करें, कोई कहाँ से कॉन्ट्रास्ट बैठ रहा है। तो बी वाला पार्ट करेक्ट माना जाएगा। 29 का आंसर है दोस्तों बी पार्ट, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया हमारे सामने, असर्शन रीजन है फिर हमारे सामने। मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड्स एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। असर्शन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रीजन में मॉडर्नाइजेशन रेजेस द स्टैंड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। अब एक जगह इन्होंने मॉडर्नाइजेशन बताया कि मॉडर्नाइजेशन में सोशल आउटलुक आता है, और दूसरी जगह कह रहे हैं मॉडर्नाइजेशन में लोगों का स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ता है। चलिए, दोनों स्टेटमेंट है तो बिल्कुल करेक्ट, लेकिन लिंक कैसे करें, इनको लिंक नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आंसर आएगा दोस्तों बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपको दिया गया है अगेन स्टेटमेंट इंटरेस्ट पेड ऑन नेशनल डेब्ट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हमारा देश कोई पैसा बोरो करता है तो उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, जितने भी इंटरेस्ट होते हैं, चाहे जैसे मर्जी इंटरेस्ट हो, वो सब के सब हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ध्यान रखे चलेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बस दूसरे वाला है स्टेटमेंट नंबर 2, उसमें लिखा गया है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज रिडक्शन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये डेफिनेशन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की थोड़ी सी उल्टी होगी, सही डेफिनेशन है नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये करेक्ट डेफिनेशन है, तो दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, मेरी तरफ से दोनों रॉन्ग है। तो 31 का आंसर आएगा दोस्तों बी पार्ट। 32 की ओर चलते हैं, स्टेटमेंट आगे फिर। फर्स्ट स्टेटमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज। ठीक है, बिल्कुल। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अचीव्स इक्वालिटी ऑफ इनकम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के थ्रू इक्वालिटी ऑफ इनकम कहाँ से आएगी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो प्रॉफिट मोटिव वाली होती है, इनकम कैसे बराबर करेगी? सोशलिस्टिक कर सकती है वो तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अगेन आपके सामने करेक्ट पेयर की डिमांड करेगी, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है आपको बताना है, कौन सा पेयर करेक्ट है। देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट पेयर है। इंडियन इन्वेस्टर्स लैंडिंग टू अब्रॉड, ये कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में नोट करा जाता है।
जब भी हम पैसा बाहर देते हैं तो उसको कैपिटल अकाउंट में नोट करा जाएगा, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट वी अडॉप्टेड वाज क्लोजली रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी हमारी, वो हमारे ट्रेड से रिलेटेड थी। दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कह लीजिए, रिलेटेड तो है नो डाउट, ट्रेड से रिलेटेड तो थी। दूसरा स्टेटमेंट, पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर रहेगा 34 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 हमारे सामने, असर्शन रीजन है। मनी मल्टीप्लायर रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक। ठीक है, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक रेजेस द नेशनल इनकम। भाई दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया लिखे हैं। लेकिन स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन क्या ये रीजन करेक्ट माना जाएगा? दोस्तों रीजन जो है वो करेक्ट नहीं माना जा सकता। एक जगह हम बता रहे हैं मनी मल्टीप्लायर के अंदर हम लोग क्रेडिट क्रिएट करते हैं, और दूसरी जगह हम कह रहे हैं कि मनी क्रिएशन से नेशनल इनकम बढ़ जाती है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो है लेकिन लिंक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा करेक्ट। 35 का रहेगा दोस्तों मैप ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा गया है, दो स्टेटमेंट है। मनी सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, नहीं, मनी सप्लाई स्टॉक कंसेप्ट है। दूसरा, मनी सप्लाई इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा कि स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 2 वाला वो तो ट्रू है, लेकिन जो स्टेटमेंट 1 है वो फॉल्स है। तो ये हमारा आंसर रहेगा दोस्तों 36 का डी ऑप्शन। 37 की ओर चलते हैं। अगेन असर्शन रीजन है, रूरल पीपल नॉट ओनली फेस प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू फाइनेंस बट ऑल्सो एनकाउंटेड डिफिकल्टीज इन मार्केटिंग देयर गुड्स। बिल्कुल ठीक लिखा गया, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लिखा गया, असर्शन बिल्कुल सच्चा है। रीजनिंग में एग्रीकल्चर मार्केटिंग नीड्स अर्जेंट अटेंशन इन द स्कीम्स ऑफ सिक्योरिंग रैपिड रूरल डेवलपमेंट। 37 में दोस्तों स्टेटमेंट तो बिल्कुल दोनों करेक्ट है। बिल्कुल क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी जा रही है उसके बारे में स्टेटमेंट है, और क्या क्या इसके रीजन है कि उस पर अटेंशन देने का फोकस है। तो दोस्तों 37 का हमारा आंसर रहेगा ए पार्ट करेक्ट माना जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आ गया हमारे सामने। अगेन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। नबार्ड सेटअप हुआ था 1980 में, नहीं 1982 में हुआ था। और नबार्ड जो है वो एपेक्स बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करता है सारी एक्टिविटीज़ को, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट 2 हमारा। तो इसका भी आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। तो 38 का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारे सामने। 39 आ गया दोस्तों, 39 में लिखा गया अगेन स्टेटमेंट है, सेंट्रल बैंक इज अ लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। बिल्कुल सही है, इट इज रेडी टू लैंड बैंक व्हेन बैंक फेस सीवियर क्राइसिस, इफ सेंट्रल बैंक रिफ्यूजेज देयर इज नो ऑप्शन फॉर द बैंक टू बट टू शट डाउन। दोनों ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल, आंसर रहेगा ए पार्ट, 39 का ए पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 हमारे सामने। असर्शन है, रेंट रिसीव बाय इंडियन रियल एस्टेट कंपनी फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क वुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ओके, रेंट आया है दोस्तों, एक इंडियन को रिसीव हुआ है, इंडियन रियल एस्टेट कंपनी को मिला है गूगल से जो न्यूयॉर्क में है, तो इसको नोट करा जाएगा क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट की। नहीं दोस्तों, सिर्फ वो पॉइंट कैपिटल अकाउंट में नोट होगी जिससे एसेट या लायबिलिटीज अफेक्ट हो। रेंट से कभी एसेट लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होती, तो असर्शन हमारा गलत है। रीजन में लिखा गया है, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड ऑफ विच कॉज अ चेंज इन एसेट। की मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट में एसेट लायबिलिटी इफेक्ट होकर चलती है। तो रीजनिंग तो ठीक है हमारी, असर्शन ही गलत है हमारा। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, आंसर रहेगा डी पार्ट हमारा करेक्ट माना जाएगा 40 का दोस्तों, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 41 आ चुका है। 41 में हमारे पास है असर्शन में, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द रूरल फार्मिंग एंड नॉन फार्म आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मान लेते हैं बिल्कुल सही है। द इंस्टीट्यूशन क्रेडिट अरेंजमेंट कंटिन्यूज टू बी इनएडिक्वेट एज दे हैव फेल्ड टू कवर द एंटायर रूरल फार्मर्स ऑफ द कंट्री। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट नेगेटिव है। इन दोनों का स्टेटमेंट के अंदर रिलेशन नहीं बैठ रहा दोस्तों, स्टेटमेंट दोनों ट्रू है नो डाउट, ठीक है, लेकिन रिलेशन नहीं है, तो बी पार्ट करेक्ट माना जाएगा। 41 का रहेगा दोस्तों हमारे पास बी पार्ट, कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है लेकिन लिंक नहीं हो पा रहे, करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, असर्शन रीजन है दोस्तों। असर्शन में लिखा गया है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज आल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। बिल्कुल ठीक लिखा गया है। रीजनिंग में क्लीन फ्लोटिंग रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल बैंक इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। रीजनिंग ये भी ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपस में लिंक नहीं हो पा रही। एक जगह डर्टी फ्लोटिंग है, एक जगह क्लीन फ्लोटिंग है, लिंक नहीं हो पा रहा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। 42 का रहेगा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की ओर चलते हैं दोस्तों। फिर हमारे सामने असर्शन रीजन आ चुका है। पॉवर्टी लाइन इज अ कट ऑफ पॉइंट
ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच यूजुअली डिवाइड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज पुअर एंड नॉन पुअर। चलिए असर्शन बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही लिखा गया, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सच है। रीजनिंग में इन पॉवर्टी लाइन अ स्टैंडर्ड इज फिक्स इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। मैक्सिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन पे कैसे स्टैंडर्ड सेट करूं? मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन पे स्टैंडर्ड सेट होगा ना, कि मिनिमम इतना जो नहीं कर पा रहा वो पुअर है, मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है भाई बिल्कुल भी। तो रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 में फिर असर्शन रीजन है। असर्शन में लिखा गया है ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तो फाइनेंशियल हो सकते हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग हुआ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। रीजन में लिखा गया है हायर कैश डिपॉजिट रेशियो इंप्लाइज हायर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। जितना ज़्यादा पैसा लोग जमा कराएंगे बैंकों में, जितना ज़्यादा लोग डिपॉजिट कराएंगे बैंकों में, उतना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन चलेगा। बिल्कुल सही लिखा गया है, तो असर्शन तो फॉल्स है, रीजन ट्रू है हमारा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका रहेगा आंसर, 44 का रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। एक यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले कर रखी है, इसके अंदर हमारे पास पुअर के काफ़ी सारे चार्ट हैं, और ऑप्शन में पूछा गया है स्मॉल फार्मर्स और सीजनल वर्कर हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, इनमें से किस कैटेगरी में आएंगे जो पॉवर्टी लाइन पे घूमते फिरते रहते हैं ज़्यादातर? तो रहेंगे दोस्तों वो हमारे चर्निंग पुअर। आई रिपीट, चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर का ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा आंसर, चर्निंग पुअर रहेगा इसका आंसर दोस्तों हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 हमारे सामने आ गया। असर्शन रीजन है वर्ल्ड बैंक ने अपनी रीसेंट रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया जो है नॉलेज इकोनॉमी है, नो डाउट है। रीजन बता रहा है इंडिया वुड ग्रो फास्टर ड्यू टू स्ट्रेंथ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दोनों स्टेटमेंट पढ़ लिए, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, लेकिन मैं कैसे लिंक करूं? अगर असर्शन ये कहता है कि इंडिया नॉलेज इकोनॉमी है, तो हमारी नॉलेज इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि हम लोग नॉलेज पे पैसा खर्च कर रहे हैं। रीजन में आता कि इंडिया नॉलेज पे बहुत पैसा खर्च करता है, इसलिए नॉलेज इकोनॉमी है। ये कह रहे हैं इंडिया फास्ट बढ़ेगा, तो रीजन जो है जस्टिफाई नहीं हो पा रहा भाई, मजा नहीं आया रीजन में, तो बी पार्ट करेक्ट माना जाएगा। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं लेकिन लिंक नहीं हो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 हमारे सामने आ चुका है। स्टेटमेंट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी इजिली प्रूव्ड। इजिली प्रूव नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और स्टेटमेंट 2 है ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन एंड हेल्थ टू इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए जो स्टेटमेंट है दोस्तों सेकंड वाला, ऐसा नहीं कि इसको मेजर नहीं करा जा सकता या मेजरमेंट की वजह से रिलेशन एस्टैब्लिश करना मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट ही दोस्तों फॉल्स हैं, दोनों स्टेटमेंट के अंदर जो है वो बात नहीं आ पा रही, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स माने जाएंगे दोस्तों हमारे सामने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आ गया हमारे सामने, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स। ट्रू। रीजन ने देखते हैं गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स आर देमसेल्फ द सप्लायर ऑफ मनी। बिल्कुल सही है भाई, अगर मैं उनका पैसा भी गिनने लग गया तो कितनी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, वो तो खुद सप्लायर है। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, तो ए पार्ट हमारा करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 में न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है। न्यूमेरिकल के आंसर आपको बताने हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। पूछा गया है फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू कितनी होगी। आई रिपीट, फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू कितनी होगी? सबको पता है फिस्कल डेफिसिट इक्वल होता है बोरोइंग्स के। बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज आपको दे रखी है 3.4, तो मेरी तरफ से फिस्कल डेफिसिट का आंसर आ गया 3.4, टेंशन नहीं लूंगा बिल्कुल भी, 3.4 आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 में प्राइमरी डेफिसिट पूछा गया कितना होगा। देखिए प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला दोस्तों पता है हमें, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट हमारा 3.4 है, ठीक है, और इंटरेस्ट पेमेंट आपको दे रखी है 3.1, तो जब मैं 3.4 में से 3.1 माइनस करता हूँ तो आंसर आता है 0.3, तो आंसर रहेगा सी पार्ट 0.3। अगला, नॉन टैक्स रिवेन्यू इन द गवर्नमेंट बजट इज डैश। नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या होता है इनमें से? एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं होती, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होती, एक्साइज भी नहीं होती, डिविडेंड हमारा नॉन टैक्स रिवेन्यू का पार्ट है दोस्तों, तो 51 का आंसर भी रहेगा सी पार्ट हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 आ चुका है दोस्तों हमारे सामने। कैपिटल रिसीट की वैल्यू कितनी होगी? आंसर दे रखा है ऊपर पूरी 4, आप देख सकते हैं टेबल में से, आंसर आएगा 4, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। अगला, विच वन ऑफ दीज इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोस्तों? परचेज ऑफ शेयर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन एडवांस कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एक्वाइजेशन ऑफ लैंड भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों 53 का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, स्टेटमेंट है दोस्तों हमारे सामने 54 में। स्टेटमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, जब मैं रीपेमेंट करता हूँ लोन की तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल सही। जब मैं रीपेमेंट ऑफ लोन करता हूँ तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, इट लीड टू रिडक्शन इन लायबिलिटी, बिल्कुल सही है, मैंने यही बोला, तो दोनों ठीक है स्टेटमेंट, बोथ आर ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया दोस्तों हमारे सामने 55, एक केस स्टडी है, उसको पढ़ना पड़ेगा और 55 का आंसर देना है दोस्तों हमें। 55 में पूछा गया इंडस्ट्री फॉर विच लाइसेंस इज नीडेड आफ्टर 1991। डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भी चाहिए था, एटॉमिक एनर्जी के लिए भी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा टैक्स रिफॉर्म नहीं है? रिडक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स रिफॉर्म। इंडायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म करना, टैक्स रिफॉर्म। सिंप्लीफिकेशन टैक्स प्रोसेस, टैक्स रिफॉर्म। डीवैल्यूशन ऑफ रुपी का कोई रिलेशन नहीं है किसके साथ? टैक्स के साथ, तो आंसर रहेगा दोस्तों डीवैल्यूशन रुपी। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। द गवर्नमेंट हैज मेड एफर्ट्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीएसयू बाय गिविंग देम ऑटोनॉमी। आंसर रहेगा 57 का सी पार्ट। आई रिपीट 57 का रहेगा दोस्तों सी पार्ट, ऑटोनॉमी। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 करेंगे हम लोग। विच ऑफ द पॉलिसी इज नॉट इनिशिएटेड अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? क्या नहीं आया था? लिबरलाइजेशन आया था, प्राइवेटाइजेशन आया था, ग्लोबलाइजेशन आया था, अर्बनाइजेशन नहीं आया था, तो डी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 आ चुका है हमारे सामने। इसमें पूछा गया इनमें से कॉलम में से कौन से वाला बिल्कुल सही लिखा गया है? जीएसटी 1995 नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 4 बिलियन नहीं, डब्ल्यूटीओ का लोकेशन हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ ऐसा ही है, तो जिनेवा ये आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ कब फाउंड हुआ था? आई रिपीट डब्ल्यूटीओ कब फाउंड हुआ था दोस्तों? आंसर आएगा 1995 में, तो सही आंसर है दोस्तों हमारा सी पार्ट 1995 इसका। और डब्ल्यूटीओ ने किस चीज़ को रिप्लेस करा था? जीएटीटी, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड को रिप्लेस करा था जीएटीटी को, और ये बना था हमारा 1995 में। तो दोस्तों ये था हमारा एक बहुत ही शानदार सैम्पल पेपर जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ भरा हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के थे। उम्मीद करता हूँ इन सारे क्वेश्चन में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के अंदर। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।